So let's start our video. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे about thyroid metabolic hormones, how it is synthesized, structure of thyroid gland and its different types like T3, T4 क्या है, कैसे बनता है और क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, वो हम देखेंगे। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So first you see thyroid gland. It is located immediately below the larynx on each side and anterior to trachea. मतलब देखिए ये लेरिंग्स के नीचे क्या है, आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। इट इज सिचुएटेड ऑन बोथ साइड, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, एंड ये देखिए ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के ऊपर ये प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले थायराइड ग्लैंड मिलेगा और उसके नीचे क्या मिलेगा, ट्रेकिया मिलेगा। तो ये हो गया ना, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द ट्रेकिया। ठीक है, इट इज 15 to 20 ग्राम्स इन एडल्ट। एडल्ट में कितना वजन का होता है, ये 15 to 20 ग्राम्स ये एडल्ट में होता है, ह्यूमन एडल्ट में। ठीक है, सिक्रीट्स थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोडीन एंड कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन जो है इसको T4 और ट्राईआयोडोथायरोडीन को T3 बोलते हैं, इसको T4 T3 भी बोला जाता है। और क्या सिक्रेट करता है, कैल्सिटोनिन। अभी जो थायरोक्सिन को T4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 आयोडीन प्रेजेंट होता है और ट्राईआयोडोथायरोडीन में 3 आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कैल्सिटोनिन जो है, कैल्सिटोनिन इसका क्या काम है, कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी। कैसे कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जब मैं आप लोगों को कैल्शियम रेगुलेशन पढ़ाऊंगा तब आपको ये मैकेनिज्म समझ में आएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आप बस इतना याद रखिए कि कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है एंड इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। अभी ये डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है ये गार्टन मेडिकल फिजियोलॉजी बुक जो है उससे लिया हुआ है और इसमें आपका थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। देखिए आप इस स्ट्रक्चर में ये जो भी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फॉलिकल। ठीक है, ये सब जो हो गया ये हो गया फॉलिकल। फिर इसका जो सेल है, ये जो सेल है ना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सेल को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। क्यूबॉइडल क्यों, क्योंकि इसका शेप क्यूब शेप का होता है, तो ये बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। अभी ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है ये मेजर रोल प्ले करता है। कैसे, दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल सीक्रेट कॉलॉइड। ये कॉलॉइड सीक्रेट करता है, कहाँ पे करेगा, इंटीरियर टू द फॉलिकल। ऐसे करके इंटीरियर टू द फॉलिकल ये क्या सीक्रेट करेगा, कॉलॉइड। ठीक है, ये देखिए आप कॉलॉइड सीक्रेट किया, कहाँ से किया, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल सीक्रेट कॉलॉइड इनटू इंटीरियर ऑफ द फॉलिकल। अब ये कॉलॉइड किससे बना हुआ है, कॉलॉइड बना हुआ है मेनली थायरोग्लोबुलिन से। थायरोग्लोबुलिन से बना हुआ है कॉलॉइड। ठीक है, और थायरोग्लोबुलिन के अंदर टायरोसिन एक एमिनो एसिड होता है, टायरोसिन करके एक एमिनो एसिड होता है जो कि बाद में जाके आपका T3 या फिर T4 बनाएगा। टायरोसिन जाके बाद में T3 और T4 बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग बस आप इतना याद कर लीजिए कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल of the follicle secrete colloid that contain thyroglobulin majorly and that thyroglobulin contain tyrosin inside it and that tyrosin will form T3 and T4। ठीक है, इसके अलावा इसमें कैपिलरी और सी सेल होता है। सी सेल, ये देखिए सी सेल। सी सेल क्या करता है, सी सेल कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन जो है वो सीक्रेट करता है कैल्शियम, सी सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, about 93% of the metabolically active hormones secreted by the thyroid gland is thyroxine and 7% is triiodothyronine। मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो है ये जो टोटल हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जो टोटल हार्मोन है उसका 93% जो है वो क्या है, T4 है। ओनली 7% इज T3। ठीक है, ओनली 7% इज T3 and 93% is T4। अभी T3 और T4 क्या फंक्शन करता है, T3 और T4 सिमिलर ही फंक्शन करता है, बस उसका वो फंक्शन करने का इंटेंसिटी और रेपिडिटी अलग होता है। मतलब सेम ही काम करेगा लेकिन वो काम कितना जोर से करेगा वो अलग होता है दोनों में। सपोज T3 जल्दी जल्दी करेगा तो T4 स्लोली करेगा, अगर T4 स्लोली करेगा तो T3 जल्दी करेगा। ऐसा करके उसका जो करने का ताकत है ना वो अलग अलग होता है दोनों
हार्मोन के बीच में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फंक्शंस ऑफ दिस टू हार्मोन्स आर क्वालिटेटिवली सेम, मतलब कि सेम ही फंक्शन करेगा बट दे डिफर इन रैपिडिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, कितना जोर से करेगा और कितना रैपिडली करेगा वो डिफर करता है। नेक्स्ट आपका देखिए फिजियोलॉजिक एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड composed of large number of closed follicles, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। then filled with colloid secreted by cuboidal epithelial cell contain thyoglobulin that contain thyroid hormone। अभी अभी मैंने ये चीज को डिस्कस किया है डायग्रामेटिकली, ठीक है। contain C cell that secrete calcitonin, about 50 milligram of ingested iodine in the form of iodine are required each year। एक साल में कितना चाहिए आपको? 50 मिलीग्राम आयोडीन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड एंड 1 मिलीग्राम पर वीक, 1 वीक में 1 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज आपको याद रखना है, ये याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। और ये जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी जो है, अगर जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनको तो ये पूरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको राइटिंग जो चाहिए होगा, और राइटिंग के लिए आप ना नोट्स के लिए आप गाइड मेडिकल फिजियोलॉजी जो है वो बुक आप लोग रेफर कर सकते हैं, क्योंकि गाइड मेडिकल फिजियोलॉजी में जो लैंग्वेज है दैट इज इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वो आप एग्जाम के लिए लिख सकते हैं। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए तो आपको बस इसका अंडरस्टैंडिंग होना ही इनफ है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कैसे क्या होता है वो आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोग वो समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को, तो आपका हो जाएगा। और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट गाइडन रेफर कीजिए राइटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका सेमेस्टर हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव हो गया, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो सेमेस्टर वाले कैंडिडेट्स है या फिर स्टूडेंट्स हैं उनको ये शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा ना, इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन देगा कि सपोज आयोडाइड ट्रैपिंग नहीं हो रहा है तो क्या होगा, या फिर सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर फंक्शन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इस तरह का आपका एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका मैकेनिज्म पूरा आना चाहिए, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखेंगे हम लोग उसको पूरा डिटेल में देखेंगे, डायग्रामेटिकली देखेंगे, व्हाइट बोर्ड में भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो राइटअप है ना, ये राइटअप एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या है? सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर co-transport one iodide ion along with two sodium ion across the basolateral or plasma membrane into the cell. The energy for transporting iodide against a concentration gradient comes from sodium potassium adenosine triphosphate pump, which pumps sodium out of the cell, thereby establishing a low intracellular sodium concentration and a gradient for facilitated diffusion of sodium into cell. Iodide is transported out of the thyroid cell across apical membrane into the follicle by a chloride iodide ion counter transporter molecule called pendrin। काउंटर ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या है कि सपोज ये एक ट्रांसपोर्टर है, तो ये ट्रांसपोर्टर एक मॉलिक्यूल को अगर इस डायरेक्शन में भेजेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में भेजेगा, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया ना, तो इसको इस ट्रांसपोर्टर को क्या बोलेंगे? काउंटर ट्रांसपोर्टर। अगर ये एक ट्रांसपोर्टर है और ये एक मॉलिक्यूल को इस तरफ भेज रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल को भी इस तरफ भेज रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर बोलेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में भेजेगा तो उसको सिम्पोर्टर, और अलग अलग डायरेक्शन में भेजेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे काउंटर ट्रांसपोर्टर। तो काउंटर ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है? पेनड्रिन। ये टर्म आप याद रखिए, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में पूछ दिया गया पेनड्रिन वर्ड कहा किसी स्टेटमेंट में आपको डी किया, तो आपको इमीडिएटली वो आप रिलेट कर पाएंगे कि दिस इज रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, ओके, और थायराइड सेल। The thyroid epithelial cells also secrete intrafollicular thyroglobulin that contain tyrosine amino acid to which the iodine will bind. Thyroglobulin secretion, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus synthesize and secrete into the follicle a large glycoprotein molecule called thyroglobulin. Each molecule of thyroglobulin contains about 70 tyrosine amino acid, and they are the major substrate that combine with iodine to form thyroid hormone. Thus the thyroid hormone formed within the thyroglobulin molecule. अभी ये हो गया, ये राइटिंग हो गया। अभी इसको समझते हैं ना, डायग्रामेटिकली चीज़ों को देखते हैं कैसा क्या होता है।
देखिए ये है आपका थायराइड सेल, ये हो गया आपका थायराइड सेल, और ये जो है ना ये हो गया आपका सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर, ये हो गया आपका सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर। ये क्या करेगा, 2 सोडियम आयन अलोंग विथ 1 आयोडाइड आयन को एक ही डायरेक्शन में मतलब थायराइड सेल के अंदर भेजेगा। ठीक है, अभी ये जब जब सोडियम आयन को सेल के अंदर भेजेगा तो सेल के अंदर तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो बाहर से सोडियम कैसे आएगा, बाहर से सोडियम नहीं आ पाएगा, क्योंकि आयन जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से सोडियम आ रहा है, तो एक टाइम पे क्या होगा, बाहर से अंदर सोडियम नहीं आ पाएगा। और अगर सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ पाया तो उसके साथ जो आयोडाइड आ रहा था वो भी नहीं आ पाएगा, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटासियम सॉरी सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप, ये जो पंप है ये क्या करेगा, ये सोडियम को ऐसे बाहर फेंक देता है। जब सोडियम को ये बाहर फेंकेगा तो अंडर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब अंडर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो बाहर से सोडियम अंदर को आएगा, और जब बाहर से सोडियम अंदर को आएगा तो इसके साथ साथ आयोडाइड भी थायराइड सेल के अंदर आएगा। ठीक है, ये आयोडाइड अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या होगा, ये जो पेंड्रीन ट्रांसपोर्टर है, काउंटर ट्रांसपोर्टर जो है, ये काउंटर ट्रांसपोर्टर, ये काउंटर ट्रांसपोर्टर जो है ये क्या करेगा, ये इस आयोडीन को ऐसे फॉलिकल में, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल, ये क्या करेगा, इस आयोडीन को पेंड्रीन ट्रांसपोर्टर फॉलिकल में भेज देगा। ठीक है, ये फॉलिकल में आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि पेंड्रीन रिसेप्टर ने इसको फॉलिकल, ये जो स्पेस है ना ये पूरा फॉलिकल स्पेस है, तो ये फॉलिकल में आ गया। और जब पेंड्रीन आयोडीन को फॉलिकल में लेके आएगा, एट द सेम टाइम पेंड्रीन क्या करेगा, क्लोराइड आयन को भी फॉलिकल से थायराइड सेल के अंदर लेके जाएगा। ठीक है, क्लोराइड को फॉलिकल से थायराइड सेल के अंदर लेके गया और आयोडाइड को क्या किया, थायराइड सेल से फॉलिकल में लेके आया। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए पेंड्रीन को क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक, तो ये आयोडीन अब फॉलिकल में आ चुका है, ये हो गया आपका फॉलिकल स्पेस। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल का मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एपिकल मेम्ब्रेन, ये हो गया एपिकल मेम्ब्रेन। और ये वाला जो मेम्ब्रेन था, ये मेम्ब्रेन जो था, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एपिकल मेम्ब्रेन, जो कि आपका फॉलिकल की तरफ रहता है। जो मेम्ब्रेन फॉलिकल की तरफ रहेगा उसको एपिकल मेम्ब्रेन, और दूसरे मेम्ब्रेन को बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए आप पेंड्रीन ट्रांसपोर्टर से आयोडाइड फॉलिकल में आ चुका है। इसके बाद क्या करेगा, जो थायराइड सेल है, थायराइड सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus भी है, ये दोनों क्या करेगा, थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करेगा, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन के अंदर क्या होता है, टायरोसिन होता है। अभी ये थायरोग्लोबुलिन एपिकल मेम्ब्रेन से फॉलिकल में आ जाएगा। ठीक है, ये फॉलिकल में थायरोग्लोबुलिन आ गया, ये समझ लीजिए, थायरोग्लोबुलिन फॉलिकल से फॉलिकल में आ गया एपिकल मेम्ब्रेन से। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहेगा, टायरोसिन, टायरोसिन एमिनो एसिड होता है थायरोग्लोबुलिन के अंदर। अब ये जो आयोडीन फॉलिकल में आ चुका है और ये जो थायरोग्लोबुलिन के अंदर टायरोसिन है, इनके बीच में एक रिएक्शन होता है। कैसे, ये आयोडीन जाके टायरोसिन से बाइंड करेगा, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, ये आयोडीन एज इट इज जाके टायरोसिन से बाइंड नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो उसका रिएक्शन रेट इतना स्लो होगा कि आप उसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं कि रिएक्शन हुआ ही नहीं, इतना स्लो होगा। तो इसी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या होता है, ये एपिकल मेम्ब्रेन में पेरोक्सीडेज और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलके इस आयोडीन को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करके नेसेंट आयोडीन या फिर I3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है।
अब जब ये नेसेंट आयोडीन या फिर I3 निगेटिव हो गया, तब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जाके टायरोसिन से बाइंड करता है, ठीक है। और अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल जाके टायरोसिन से बाइंड करता है तो वो क्या बनाएगा, मोनो आयोडो टायरोसिन। और अगर दो मॉलिक्यूल जाके बाइंड करता है तो वो क्या बनाएगा, डाई आयोडो टायरोसिन। हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, अगर एक मोनो आयोडो टायरोसिन और एक डाई आयोडो टायरोसिन मिल जाता है तो ये क्या बनाएगा, T3 या फिर RT3। T3 क्यों, क्योंकि इसमें एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, इसमें दो आयोडीन मॉलिक्यूल है, तो 2 + 1 3। और RT3 का मतलब क्या है, R का मतलब हो गया रिवर्स, तो इसका कुछ काम नहीं है, ये होगा T3 मॉलिक्यूल। वैसे ही इधर देखिए आप, सपोज 1 मोलिक्यूल ऑफ DIT मतलब डाई आयोडो टायरोसिन और 1 मोलिक्यूल ऑफ DIT मिल जाता है तो ये क्या बनाएगा, T4, मतलब इसका भी 2 मोलिक्यूल, इसका भी 2 मोलिक्यूल और इसका 4 मोलिक्यूल ऑफ आयोडीन। हो गया। ऐसे करके थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या बनेगा, T3, T4, MIT, DIT और RT3। ये आप यहाँ पे देखिए, MIT, DIT, T3, RT3, T4। हो गया। ये अल्टीमेटली ये बन गया, पूरा हमारा जो थायराइड हार्मोन था वो बन गया। अभी इसको एक बार हम फिर से व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कैसा क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, आयोडाइड ट्रैपिंग। हाउ थायराइड हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड, उसका जो स्टेप है, उसका फर्स्ट स्टेप है आयोडाइड ट्रैपिंग। इसमें क्या होगा, ये पकड़ लीजिए, आपका हो गया थायराइड सेल। इसमें क्या रहता है कि सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, तो 2 सोडियम आयन अंदर, उसके साथ एक आयोडाइड आयन अंदर गया, सोडियम और आयोडाइड गया, ठीक है। इस सोडियम को बाहर भेजना है, नहीं तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा सोडियम का, तब सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा। और अगर सोडियम अंदर नहीं आया तो आयोडाइड भी नहीं आ पाएगा। तो इसको सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, बाहर भेजता है सोडियम को। एज ए रिजल्ट अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहेगा तो सोडियम अंदर आता रहेगा। फिर इस आयोडीन को पेंड्रीन काउंटर ट्रांसपोर्टर क्या करता है, फॉलिकुलर स्पेस में भेज देता है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉलिकुलर, ये होगा फॉलिकुलर स्पेस। तो ये पेंड्रीन क्या करेगा, फॉलिकुल में आयोडीन को भेज देगा। और फॉलिकुल में आयोडीन को भेजने के बाद ये जो एपिकल मेम्ब्रेन में पेरोक्सीडेज है, पेरोक्सीडेज एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, नेसेंट आयोडीन या फिर I3 निगेटिव में। एट द सेम टाइम थायराइड सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी जो है, ये दोनों क्या सिंथेसिस करेगा, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस करेगा। और कहाँ पे भेजेगा, फॉलिकुलर स्पेस में भेजेगा, ठीक है। और थायरोग्लोबुलिन के अंदर क्या होता है, टायरोसिन होता है, ठीक, टायरोसिन। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। अभी थायरोग्लोबुलिन बाहर आ चुका है, इसके अंदर टायरोसिन है। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ आयोडीन जाके टायरोसिन से बाइंड करेगा। इस स्टेप को बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, फिकेशन, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। ये ऑर्गेनिफिकेशन हो गया। ऑर्गेनिफिकेशन होने के बाद कैसा रहेगा कंडीशन, आप देखिए, थायरोग्लोबुलिन इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, MIT, DIT, फिर T3, T4, RT3, ये सब प्रेजेंट होगा थायरोग्लोबुलिन के अंदर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो T3, T4 हमको चाहिए था वो तो प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड थायरोग्लोबुलिन। अब अगर थायरोग्लोबुलिन के अंदर वो प्रेजेंट रहेगा तो वो काम तो नहीं कर पाएगा, उसको काम करने के लिए थायरोग्लोबुलिन से बाहर आना पड़ेगा। वो कैसे बाहर आएगा, ब्लड में कैसे आएगा थायरोग्लोबुलिन के अंदर से, तो नेक्स्ट हम लोग वो समझते हैं कि कैसे बाहर आता है, ठीक है। ये देखिए आप, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन, conversion of iodide ion to oxidized form of iodine, either nascent iodine I0 and I3 negative, which is then capable of combining directly with amino acid tyrosine. This oxidation of iodine is promoted by the enzyme peroxidase
and its accompanying hydrogen peroxide. Organification binding of iodine with the thyroglobulin molecule is called organification of thyroglobulin. Tyrosine is first oxidized to monoiodotyrosine and diiodotyrosine. ये देखिए monoiodotyrosine और diiodotyrosine मिलकर क्या बना रहा है, T3 बना रहा है और RT3, ये रिवर्स T3 है, इसका कुछ काम नहीं है। ये देखिए डाइआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन मिलकर क्या बना है, T4। मतलब इसमें भी 2 मोलिक्यूल ऑफ आयोडीन 2 मोलिक्यूल ऑफ आयोडीन मिलके 4 मोलिक्यूल ऑफ आयोडीन बना रहा है। Then release of thyroxine and triiodothyronine from the thyroid। अभी जो मैंने बोला कि थायरोग्लोबुलिन के अंदर तो MIT, DIT, T3, T4 सब कुछ प्रेजेंट है, तो उससे कैसे बाहर को आएगा, ब्लड में कैसे आएगा T3, T4, तो रिलीज करना होगा। तो उसका प्रोसेस देखते हैं। The apical surface of the thyroid cell sends out pseudopods extension to form pinocytic vesicles. Lysosomes and multiple proteases among the enzyme digest the thyroglobulin molecule and release thyroxine and triiodothyronine in free form, which then diffuses through the base of the thyroid cell into the surrounding capillaries. Some of the thyroglobulin in the colloid enters the thyroid cell by endocytosis after binding to megalin. The megalin thyroglobulin complex is then carried across the cell to the basolateral membrane portion of the megalin remains bound to the thyroglobulin and is released into the capillary blood. तो थायरोग्लोबुलिन के अंदर से T3 को निकालने के लिए there are two ways. The first way is pinocytosis, and second way is endocytosis. पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, इधर देखिए ये जो थायरोग्लोबुलिन है इसके अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो पिनोसाइटोसिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द थायराइड सेल प्रोड्यूसेस अ स्यूडोपोड्स। ये एक स्यूडोपोड का फॉर्मेशन करेगा और स्यूडोपोड का फॉर्मेशन करने के बाद ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो है वो पिनोसाइटोसिस से थायराइड सेल के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये थायराइड सेल के अंदर जो है एक कॉलॉइड ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगा और इस कॉलॉइड ड्रॉपलेट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीएजेस एंड लाइसोजाइम्स क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है इसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद T3, T4 जो है वो रिलीज हो जाएगा और MIT, DIT जो है वो रिसाइकल हो जाएगा। ये तो होगा पिनोसाइटोसिस वाला प्रोसेस। फिर एंडोसाइटोसिस वाला प्रोसेस में क्या होगा, जो थायरोग्लोबुलिन है उसके अंदर जो MIT, DIT सब कुछ होगा, T3, T4 सब कुछ होगा, ये बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस ये अंदर को आएगा। ठीक है, अंदर को आने के बाद ये मेगालिन करके जो मॉलिक्यूल है इसके साथ क्या करेगा, थायरोग्लोबुलिन जो है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, मेगालिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अल्टीमेटली इस कॉम्प्लेक्स में से क्या होगा, T3, T4 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सब पिनोसाइटोसिस प्रोसेस से थायरोग्लोबुलिन में से MIT, DIT या फिर T3, T4 रिलीज होगा, तब क्या आएगा, स्यूडोपोड्स। जब स्यूडोपोड्स टर्म यूज होगा तब बस आप ये याद करेंगे दिस प्रोसेस इज डन बाय पिनोसाइटोसिस, स्यूडोपोड्स, पिनोसाइटोसिस। और जब एंडोसाइटोसिस के बारे में बोलेंगे तब कौन सा टर्म आएगा, मेगालिन बोला है तो भाई ये एंडोसाइटोसिस हो गया और स्यूडोपोड्स बोला है तो ये हो गया का पिनोसाइटोसिस। ठीक है, बस यही है पूरा और यही था आपका सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन एंड डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन देखेंगे, हाउ थायराइड हार्मोन्स वर्क्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो स्प्रेड और शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।